क्या होता है जब जियोपॉलिटिक्स, ताकत और कुदरती संसाधन आपस में टकराते हैं? आज हम एक ऐसे ही ड्रामेटिक हाइपोथेटिकल सिनेरियो को समझने जा रहे हैं जो एक सोर्स पर आधारित है। ये कहानी है एक देश के राष्ट्रपति के अपहरण की, जिसे एक बहुत ही शॉकिंग मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए अंजाम दिया गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। चलिए सीधे एक्शन में उतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोर्स मटेरियल में इस कहानी को पेश किया गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है 3 जनवरी 2026 से। ये वो तारीख है जो हमें सीधे इस काल्पनिक घटना के टाइमलाइन में ले जाती है। जगह है वेनेजुएला की राजधानी कराकस और वक्त है रात के ठीक 2:01। माहौल में एक टेंशन है और एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू होने वाला है। सोर्स के मुताबिक ये ऑपरेशन बिल्कुल बिजली की तेजी से हुआ। सब कुछ ही घंटों में हो गया। रात 10:46 पर अमेरिकी राष्ट्रपति से ग्रीन सिग्नल मिलता है और सुबह 2:06 तक तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ भी लिया जाता है। और इसी सिलसिले में सोर्स एक बहुत ही चौंकाने वाला कोट बताता है। मैंने इसे सचमुच ऐसे देखा जैसे मैं कोई टीवी शो देख रहा हूं। ये बयान जो सोर्स में डोनाल्ड ट्रंप का बताया गया है, इस बात पर जोर देता है कि इस ऑपरेशन को कितनी दूरी से मानो एक तमाशे की तरह देखा जा रहा था। अब इस हैरान कर देने वाली रेड के बाद सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। तो चलिए अब उन ऑफिशियल वजहों को देखते हैं जो इस तरह के एक्शन के लिए बताई गईं। तो सोर्स के हिसाब से सरकार की तरफ से जो वजहें बताई गईं वो थीं ड्रग्स की तस्करी से लड़ना और वेनेजुएला में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को वापस लाना। इसे एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई का नाम दिया गया। लेकिन ये सोर्स मटेरियल कहता है कि अगर असली वजह को समझना है तो हमें इस ऑफिशियल कहानी से आगे बढ़कर तेल के लंबे और उलझे हुए इतिहास को देखना होगा। सबसे पहला सबूत जो सामने रखा जाता है वह है वेनेजुएला का बेशुमार तेल का खजाना। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल के भंडार हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी का सेंटर है। ये टाइमलाइन एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। सोचिए जरा, 1963 में राष्ट्रपति केनेडी वेनेजुएला को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बुला रहे थे। लेकिन जैसे ही 1999 में ह्यूगो शावेज ने तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, यानी उस पर सरकारी कंट्रोल किया, वैसे ही रिश्ते बिगड़ते चले गए। और ये कोट जो सोर्स में डोनाल्ड ट्रंप का बताया गया है, सोर्स की मेन दलील को बिल्कुल साफ कर देता है। यह अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी थी। उन्होंने हमसे तेल छीन लिया। ये बयान साफ साफ इस पूरे झगड़े को तेल के कंट्रोल से जोड़ता है। इसके बाद सोर्स ड्रग्स वाली ऑफिशियल कहानी को इन आंकड़ों से चैलेंज करता है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सब ड्रग्स को लेकर था तो निशाना वेनेजुएला ही क्यों बना, जबकि ग्वाटेमाला जैसे देशों से कोकीन का एक्सपोर्ट तो कहीं ज्यादा था। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। यहां हम देखेंगे कि इस काल्पनिक ऑपरेशन के कितने गंभीर नतीजे हो सकते हैं और इससे कौन से कानूनी सवाल खड़े होते हैं। तो सबसे पहले उस ऑफिशियल दावे पर वापस चलते हैं कि ये सिर्फ एक कानून लागू करने वाली कार्रवाई थी। क्या सच में ऐसा था? देखिए, सोर्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के लिए 150 मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किए गए थे। ये एक बहुत बड़ी फौज है। क्या ये किसी आम कानूनी कार्रवाई जैसा लगता है? और इतना ही नहीं, इन हवाई हमलों और रेड में कहा जाता है कि 40 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ी इंसानी कीमत है जो इस एक्शन के स्केल को दिखाती है। सोर्स का तर्क है कि इस ऑपरेशन ने न सिर्फ इंटरनेशनल बल्कि घरेलू कानूनों को भी तोड़ा। जैसा कि यहां दिख रहा है, इसने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया और अमेरिकी संविधान के लिए भी एक चुनौती पेश की। इसी वजह से दुनिया भर में इसकी इतनी निंदा हुई। तो यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो इसे कानून लागू करने वाली कार्यवाही नहीं मानते। वो इसे न्यू एज कोलोनियलिज्म या नव उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब एक ताकतवर देश का किसी दूसरे देश के संसाधनों पर कब्जा करने का ये एक मॉडर्न तरीका है। और ये हमें आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब ताकतवर देश नियम बनाते हैं तो क्या वो उन्हें तोड़ने के लिए भी आज़ाद हैं?